बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार हमारे साथ में हैं। सुधीर भाऊ, दशहरा रैली में मुख्यमंत्री ने एक हमला बोला उद्धव ठाकरे पर, कहा कि सत्ता के लिए लाचार है, हमास से लेकर तमाम आतंकी संगठनों से हाथ मिला सकते हैं, ओबीसी किससे भी हाथ मिला सकते हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि ये शिंदे और उनकी गुट जो है वो बीजेपी की पड़ी हुई जो भेजी हुई स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ते हैं। देखो, ऐसा है, बीजेपी को ऐसे स्क्रिप्ट लिख के देने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये देश के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए काम करने वाली पार्टी है। शिवसेना जब तक विकास के साथ थी, देव, देश और धर्म, ये स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का संकल्प था। स्वातंत्रवीर सावरकर का अपमान होने के बाद भी जब शिवसेना ने सरेंडर कर दिया, जब वो शिवसेना से सोनिया सेना उनका सफर शुरू हुआ, महाशिव आघाड़ी इसमें से शिव शब्द निकाल दिया। सरजी उस्मानी ने हिंदुत्व के बारे में भद्दे शब्दों का उपयोग किया, निम्न शब्दों का उपयोग किया, फिर भी ये वहां पे कुर्निसात करना शुरू कर दिया। औरंगजेब जो इस देश का शत्रु था, हिंदुत्व का शत्रु था, छत्रपति शिवाजी महाराज का शत्रु था, मानवता का शत्रु था, उनके कब्र पे जाने वाले लोगों के साथ ही अलायंस करने लगे। जो नेता कहता है कि देव है ही नहीं, वो नेताओं के साथ इन्होंने अलायंस किया तो देव चले गया, देश चले गया और धर्म चले गया। भगवा ये शिवसेना का प्रतीक क्यों था? तो भय रहित, गर्व रहित, वासना रहित। उन्होंने बाद में हरे रंग पे अपने बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर ये नाम होना चाहिए। मैंने विधानसभा में प्रस्ताव रखा था तो उद्धव जी ने उस नस्ती को रोक दिया। और जब सरकार जाने लगी, जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और इनकी सरकार अब जब जाएगी, तब सिर्फ बताने के लिए मैं कर रहा हूं करके संभाजी नगर का नाम करने की एक ऐसी कोशिश की कि जिसको कोई जनता चाहती नहीं, कि ऐसी कोशिश में कोई अर्थ नहीं, उसको तो नियम से कोई मंजूरी नहीं मिल सकती। और हम जब कह रहे थे विधानसभा में कि आप ये प्रस्ताव भेजो, केंद्र से अनुमति लाना ये हमारा काम है, तब नहीं गाते थे। तो एक बात ध्यान में आई कि उद्धव जी को सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें कोई देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो और उनका परिवार, मैं और मेरा परिवार, बाकी सब दुनिया बेकार। देखो भाई साहब, सही तो क्यों चिंतन नहीं करते मुझे पता नहीं। उनके साथ में जिन्होंने 35, 40 वर्ष काम किया, शिवसेना को बढ़ाने के लिए खून पसीना एक किया, कई केसेस अपने आप में झेल गई, वो सब लोग आपको छोड़ के जाते। कोई एक व्यक्ति नहीं गया, दो व्यक्ति नहीं गए, इतनी बड़ी संख्या में छोड़ के गए। क्यों? दोष तो कभी आप में है। कुछ तो भी ऐसा हुआ है कि लोगों को आपसे नफरत हुई है। और बात तो सीधा, बीज बोओगे बबूल के तो बेर कहां से आए? आपने जो काम किया बैच के साथ, भगवान वो आपको वापस करता है, तो वापस कर दिया। मैं समझता हूं कि अभी उद्धव जी ने एक अच्छे फोटोग्राफर है, अब उन्होंने उसमें अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। दूसरा सवाल है कि मराठा आरक्षण को लेकर जरांगी पाटिल फिर से अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि इस बार दवा पानी कुछ भी नहीं लूंगा और एक कड़ा अनशन करूंगा जब तक सरकार जीआर नहीं निकालती, बातचीत भी नहीं करेंगे, सरकार मेरे द्वार ना है, ना हम सरकार के द्वार जाएंगे। बराबर, संवाद से समाधान होता है। मराठा भाई और बहनों को आरक्षण देने के लिए देवेंद्र जी ने बहुत कष्ट किया। मुझे अभी भी याद है कि रात को 2-2 बजे तक हमारी सबकी बैठकें होती थी। देवेंद्र जी के साथ विनोद तावड़े जी थे, पंकजा ताई थी, मैं था, चंद्रकांत दादा थे, आशीष चेगार थे, कई लोग हम साथ में बैठते थे कि महाराष्ट्र की प्रगति ये सबको साथ लेकर होनी चाहिए। आरक्षण दिया,
विधानसभा में, विधान परिषद में एक मत से पारित किया, हाईकोर्ट में उस आरक्षण का रक्षण भी किया, मगर उद्धव जी आ गए और सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए, कुछ संवैधानिक मुद्दे खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि इस पे अभी चर्चा जारी है। तो मेरा तो यही आह्वान रहेगा कि हम सब मिलकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे समय में संवाद से समाधान तक इसी मार्ग पे चलना चाहिए। नहीं, क्या जो विपक्ष है वो तूल दे रहा है इस मुद्दे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कल सभा में भी कहा था कि जरंगे पाटिल जो है बीजेपी के बहकावे में ना आए। नहीं, वो तो कहेंगे, उनको लगता है कि जरांगे पाटिल जी को जो समर्थन है उसके आधार पे हम सत्ता में चले जाएंगे। देखो, ये कैसी हिपोक्रेसी है। आरक्षण तो वो टिका नहीं सके उद्धव जी। जब मोर्चा निकलता था तो उसके बारे में मुका मोर्चा, तो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो। और जो राष्ट्रवादी शरद पवार जी है, उन्होंने भी मराठा आरक्षण को विरोध किया था। आज भी याद है, विधानसभा में श्रीमती शालिनीताई पाटिल ने मराठा आरक्षण को शरद पवार जी विरोध कर रहे करके उन्होंने तो राइटिंग में पत्र लिखा था, आज भी है। तो पवार साहब आरक्षण विरोधी थे, उद्धव जी मराठा आरक्षण के बाजू से कभी नहीं थे, उन्होंने तो विडंबना से कहा था। अब ये क्यों कहे, उसका एकमात्र कारण है, सीधी बात है कि उनको लगता है कि अगर अस्थिरता रही तो हम इस अस्थिरता की सीढ़ियों पे चढ़कर सत्ता तक पहुंच जाएंगे और 5 साल फिर हम इस महाराष्ट्र का सूड़ लेने का एक कदमी कार्यक्रम करेंगे। पंकजा मुंडे ने भी कल एक सभा को संबोधित किया और कहा कि आरक्षण, किसान, मजदूर सबको अब सहनशीलता का अंत हो चुका है, जनता अब सहन शक्ति की मूड में नहीं है। उनका ये बयान कहना कि सरकार के खिलाफ माना जा रहा है कि पंकजा जो है सरकार की खिलाफ ही बोल रही है, सत्ता में सत्ता पक्ष पार्टी के होके हुई, और नाराज है, ऐसी भी खबरें। नहीं, कोई नाराज नहीं है। मैं बात मेरी होती रहती है, नाराज नहीं है। और पंकजा ताई नेता है, बहुत अच्छा काम करती है, हमने 5 साल अनुभव भी किया है, कुशल संगठक भी है और लोगों में उनके बारे में मान्यता भी है। और आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है उनका बहुत बड़ा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, अच्छा काम भी करती है। अभी जो उन्होंने बात कही वो कोई पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नहीं है। ये बात तो आप भी देखते हो, आपको भी नजर आती होंगी कि जब हमारी सरकार आती है तब कई लोग मांगों को लेकर आते हैं। क्यों? कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की सरकार में कोई आंदोलन नहीं होता, मांगे नहीं आती। क्यों? देखो, 2 वर्ष 8 महीने उनकी भी सरकार थी, केंद्र में 50 साल तक सत्ता थी, तब जनगणना ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, कभी बात नहीं निकलती, ना उन पे कोई नाराज होता है। इसका कारण ऐसा है कि सबको मालूम है कांग्रेस या ऐसी पार्टी है जो लोगों का कभी भला कर नहीं सकती। हमारे लोग जो है बड़े संवेदनशीलता से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी इनकी सरकार है तो लोगों को बहुत जल्द काम होना चाहिए। इसलिए पंकजा ताई कह रही है कि अच्छा, ये ऐसे लोग ये विश्वासघात करते हैं, चुन के हमारे साथ आते हैं, फिर सत्ता के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाते हैं। तो इसलिए पंकजा ताई ये कह रही कि जल्दी से जल्दी समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि उसका समाधान निकालने की क्षमता, ताकत, इच्छा शक्ति, संवेदनशीलता ये सिर्फ हम में। मुस्लिम आरक्षण पर एक बार फिर से कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कल उन्होंने बैठक भी की और कहा है कि इस बार आंदोलन उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखो, आपको तो पता है उनकी वोट बैंक क्या है। वो कभी बोलते हैं अफजल गुरु को फांसी मत दो, 23 लोगों ने सिग्नेचर किए। कभी कसाब के बारे में प्रेम दर्शाते हैं, कभी आतंकवादी के विधवा को जाके पैसे देते हैं, चीन में जाते हैं, चीन के साथ चर्चा करते हैं, अमेरिका में जाते हैं, भारत की निंदा करते हैं, मणिपुर के बारे में संसद में भाषण देते हुए भारत माता की मृत्यु हुई ऐसी बात करते हैं। तो कांग्रेस का वोट का आधार जो है, उनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति की तो हमें बाकी कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी भी हमने देखा आतंकवादियों ने इजराइल में जाके बच्चों को जलाया, महिलाओं पे अत्याचार किया, मृतक महिला के साथ बलात्कार किया।
उसके बाद कांग्रेस ने बाजू किसकी ली? आतंकवादियों की। बच्चों को जगाने वाले उन ऐसे भेड़ियों की शर्म नहीं आती? ये देखो, देश देश की राजनीति अलग हो सकती, मानवता धर्म इस देश ने सिखाया है। कल पाकिस्तान में अगर आतंकवादी बॉम्ब स्फोट करेंगे, पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, मगर ऐसे समय आतंकवादियों के खिलाफ में खड़े रहना यह हमारी जिम्मेदारी है। आपने क्या किया? आपने सोचा कि अगर हम ये आतंकवादियों ने जो कृत्य किया है, एक तो कांग्रेस का नेता, तो मुझे आश्चर्य हुआ, वो तो शहीद आजम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ऐसे ही किया था। उन्होंने कभी कोई निरपराध महिलाओं पर अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसी नेताओं को ऐसी बातें और ऐसी तुलना करते समय। और जनता ने ऐसे लोगों के नकाब हटाना चाहिए। इनके नकाब के पीछे सिर्फ खुर्ची और खुर्ची है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी पूछते पत्रकार परिषद में, कौन कौन से जात का है? यह हमें संविधान सिखाता है? बताओ, आपके घर में आपका ड्राइवर कौन सी जात का है? आपका पीए कौन सी जात का है? आपके यहां पे काम करने वाले कौन सी जात के? जरा बताइए देश को। उसमें तो कोई नहीं है अनुसूचित जाति जमाती का आपके यहां घर में। और आप पत्रकारों को पूछते हो कौन सी जात का हो? क्यों भाई, आपके घर में क्यों नहीं रखा? आपका खाना पकाने वाला क्यों नहीं रखा? मैं कह सकता हूं मेरा खाना पकाने वाला, ये हमने कभी ये माना नहीं। मोदी जी कह सकते हैं। राष्ट्रपति बनाते समय तुमने कभी शेड्यूल ट्राइब को नहीं बनाया? और आप बात कर रहे कितना जहर फैलाओगे तुम मतों के लिए? क्यों आरक्षण मांग रहे? संविधान विरोधी मांग क्यों है? संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आप संविधान विरोधी मांग करते हो। एक तरफ कहते हो कि हम संविधान के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो संविधान में अपेक्षित नहीं है वो मांग करते हो। क्यों? कुर्सी चाहिए। ये सत्तांध लोग है, ये सत्ता पिपासु लोग है, इनको कोई देश से लेना देना